अभी तक जो हम पढ़ रहे थे बेटा, दैट वाज dissolution of partnership. Now the name of the chapter is dissolution of partnership form. अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें और अगर मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस अगर मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप और फॉर्म के बीच में एक लाइन डाल दूं, यानी हम इनको बाइफरकेट करते हैं अलग अलग, तो हमें दो टर्म्स यहां मिलेंगी, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वर्ड यूज करते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मींस जहां पर फॉर्म में पार्टनर्स का जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में चेंज किया जाता है। तो चेंज इन existing agreement change in existing agreement among the partners is known as reconstitution of partnership forms। और ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है जहां पर पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज होता है, इसके डिफरेंट ओकेजन्स हमने पढ़े। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partners or due to admission of a partner when there is a change in profit sharing ratio, admission of a new partner, retirement of a partner, death of a partner। ये चार डिफरेंट ओकेजन्स थे जहां पर पार्टनर्स के बीच का एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज हो रहा था। जब एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज होता है इन ओकेजन से तो हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कह रहे थे। और जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म होता है तो सिर्फ एग्रीमेंट में चेंज होता है पार्टनर्स के, लेकिन फॉर्म अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखती है। फॉर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस। लेकिन फॉर्म अपने बिजनेस को शट डाउन नहीं करती है। फॉर्म का बिजनेस
कंटिन्यू रहता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन में अकाउंटिंग बुक्स मीन्स ledgers need not be closed। जो फर्म की अकाउंटिंग बुक्स होती है, बेसिकली लेजर जो प्राइमरी बुक होती है, वो फर्म की क्लोज नहीं होती है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन होने पर रीवैल्यूएशन of assets and reassessment of liabilities होता है, जिस पर्पस के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट से जनरेट होने वाले प्रॉफिट या लॉस को हम पार्टनर्स के बीच में उनकी एग्रीड ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जब पार्टनर्स ये डिसाइड कर लें कि हमें अपनी फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना है और फर्म के बिजनेस को क्लोज करना है, then that term is called as dissolution of partnership form। एग्जाम में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हमारे लिए। जब क्वेश्चन में लिखा आएगा dissolution of partnership and dissolution of partnership form, so when there is a answer to the question dissolution of partnership, so these will be the feature for dissolution of partnership, but when there is a dissolution of partnership form, so that means closure of firm's business or firm's business comes to an end। Means when there is a dissolution of partnership form, that means forms, that means closure of firm's business। फर्म के बिजनेस को क्लोज करने को हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहेंगे। पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप की मेन फीचर होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, वो रिलेशन पार्टनर्स का खत्म हो जाएगा। मींस पार्टनर्स के बीच का इकोनॉमिक रिलेशन खत्म हो जाएगा। नाउ देयर नो मोर बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अमंग द पार्टनर्स। और देन जो भी फर्म की अकाउंटिंग बुक्स हैं, अकाउंटिंग बुक्स मस्ट बी और हैव टू बी क्लोज, और हमें फर्म की अकाउंटिंग बुक्स को क्लोज करना पड़ेगा। दैट इज फर्म का जो लेजर है, जो प्राइमरी बुक होती है कंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स ऑफ लेजर, लेजर कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट, लायबिलिटी, capital of partners, accumulated profit and losses, every type of ledger need to be closed at the time of dissolution of firm। Dissolution of firm can be mandatory due to can be mandatory on legal grounds, or there may be some other reasons
for closure of firm's business, that may be without the intervention of court, or that could be with the intervention of court. Without the intervention of court means without the intervention means interference of the court. Means when by mutual agreement partners decide to dissolve the firm, they agreed कि no, फर्म को बंद करते हैं, बिजनेस कंटिन्यू नहीं करते हैं, एग्रीमेंट को खत्म कर देते हैं, that is mutual agreement and section 40 applies. Sometimes the dissolution of firm becomes compulsory as per provision of section 41 when all the partner except one partner becomes insolvent, or when the firm becomes unlawful, means the business or the objective of firm business becomes lawful opposed to any law enforceable in the country. Then it may be dissolved, firm may be dissolved on happening of certain event as per section 42, like insolvency of partner again is covered under section 42. Death of a partner may result into dissolution of firm, means it all depends on partners. If there is some partner dies, if one of the partner dies or all the partner dies, then on happening of such event, the firm may get or will get dissolved. Or sometimes the partnership form business is for some particular venture. On achievement of venture or objective of the firm will get dissolved. Or if the firm was for a fixed term, let's say partners entered into firm for 5 years or 10 years, let's do the business for 5 years together. So on the expiry of such time period, the firm will get dissolved. Or sometimes partners by serving notice to each other when the term of the firm is not fixed, but partners now do not desire to continue the business. So by serving notice to other partners, they may apply or they may go for dissolution of firm. These all are without the intervention of the court. But sometimes there is a need to intervention. There is a need to intervene by the court, that is as per section 44. When suppose some partner or any partner becomes of unsound mind. Unsound mind means कि अगर उसका mental balance खराब हो गया है, तो दूसरे पार्टनर कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि हमारी फॉर्म को बंद किया जाए. Or for example, or next is if some partner is permanently incapable of conducting in the firm business or performing his duties as a partner in the business, the other partner may apply for the dissolution of firm. Or many other certain reasons are there on the basis of which on such grounds the court may pass an order for the dissolution of firm's business. This is covered under section 44. So when there is a dissolution of partnership firm, that could be by intervention of the court, without the intervention of the court, or that could be with the intervention of the court. Okay, sir. Next topic is settlement of account on dissolution. Settlement of
settlement of account on dissolution. This is one of the most important topic at the time of firm's dissolution. And settlement of account का जो relevant section है वो section 48 of Partnership Act है. जहां तक सेक्शन के कंसर्न की बात है तो सेक्शन के नंबर हमें लर्न नहीं करने होते हैं और ना ही हमें सेक्शन वाइज कोई प्रोविजन लर्न करना है. विदाउट द सेक्शन नंबर हमारे पास थ्योरी आ सकती है पर सेक्शंस नहीं पूछे जा सकते हैं. पर ये एक सेक्शन ऐसा है सेक्शन 48 जिसके लिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्टेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. तो सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में दो क्लॉजेज हैं. इसका क्लॉज नंबर 1 कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल the amount of loss including deficiency of capital shall be paid out of profits then next out of capital and at the last will be realized from partners in their profit sharing ratio. ये क्लॉज कह रहा है सेक्शन 48 का कि अगर फर्म की डिसोल्यूशन पे फर्म को लॉस होता है और पार्टनर्स की कैपिटल को पे ऑफ करने के लिए फर्म बंद हो रही है, पार्टनर्स का जो भी अमाउंट कैपिटल का ड्यू रह जाएगा और क्योंकि फर्म को लॉसेस हुए हैं तो फर्म के लॉसेस को और पार्टनर्स की कैपिटल की डेफिशिएंसी को फर्म के पास एज ऑन द डेट ऑफ और एज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जो प्रॉफिट्स पड़े हैं उनमें से इन लॉसेस को अराइजिंग ऑन डिसोल्यूशन और डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को फर्म के अवेलेबल प्रॉफिट में से पे ऑफ किया जाएगा. अगर प्रॉफिट्स नहीं है या कम हो जाते हैं देन पार्टनर्स की जो रिस्पेक्टिव कैपिटल्स है उनमें से उन डेफिशिएंसीज को पूरा किया जाएगा
और अगर डेफिशिएंसी ऑफ कैप और प्रॉफिट और कैपिटल के बाद भी अगर हम अपने लॉसेस को कवर नहीं कर पा रहे हैं, देन पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन लॉसेस को फुलफिल करने के लिए कहा जाएगा। और इस सेक्शन 48 का क्लॉज नंबर 2 कहता है कि डिसोल्यूशन के टाइम पर एसेट्स को सेल करके जो अमाउंट रियलाइज होगा, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, और जैसा ऊपर बताया है, इंक्लूडिंग सम मींस अमाउंट contributed by partners shall be applied in the following manner and order। जब फॉर्म बंद होगी और फॉर्म के बंद होने पर जब फॉर्म की एसेट्स को सेल किया जाएगा, उससे आने वाला अमाउंट, जो एसेट को बेच करके अमाउंट आएगा, और पार्टनर्स को जितनी डेफिशिएंसी कंट्रीब्यूट करने को कहा जाएगा अपनी प्राइवेट एस्टेट से, तो एसेट से रियलाइज किए गए अमाउंट को और पार्टनर्स के कंट्रीब्यूट किए गए अमाउंट को फॉर्म इस ऑर्डर में उसको यूटिलाइज करेगी। सर अब जब फॉर्म की डिसोल्यूशन पर फॉर्म की एसेट्स को सेल किया जाएगा, तो एसेट्स को सेल करने से जो अमाउंट रियलाइज होगा, यानी जो अमाउंट कलेक्ट होगा फॉर्म के पास, और जैसा कि ऊपर बताया गया कि डेफिशिएंसी को पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, तो अपनी प्राइवेट एस्टेट से जो वो कंट्रीब्यूशन देंगे। अब जो फंड पार्टनर्स की प्राइवेट एस्टेट से रियलाइज होगा और एसेट से रियलाइज होगा, उस फंड को सबसे पहले फॉर्म, क्योंकि बंद हो रही है, तो फॉर्म के बंद होने पर एसेट को रियलाइज करना था और लायबिलिटी को पे करना था। तो हमने क्या करा, हमने एसेट को रियलाइज कर दिया। अब लायबिलिटीज को पे करेंगे, मींस फॉर्म की एसेट रियलाइज के अमाउंट में से और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पार्टनर्स को सबसे पहले हम यूटिलाइज कर लेंगे आउटसाइड डेप्ट्स ऑफ द फॉर्म को पे करने में। मींस हम फॉर्म की एसेट रियलाइज के अमाउंट में से और जो पार्टनर्स की डेफिशिएंसी, जो पार्टनर्स ने अमाउंट कंट्रीब्यूट करे अपने प्राइवेट एस्टेट से, उससे हम सबसे पहले फॉर्म की एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करेंगे। और जब एक्सटर्नल लायबिलिटीज फुली पेड ऑफ हो जाएंगी, देन अब जो अमाउंट बचेगा एसेट रियलाइज के अमाउंट में से, देन अब बचे हुए अमाउंट में से द लोन्स
advanced by partners will be paid off. अब आपके पास जितना भी अमाउंट बच गया आफ्टर सेटलमेंट ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट्स, सो रिमेनिंग अमाउंट में से जो पार्टनर के लोन्स थे उनको रीपे किया जाएगा। आपने फंडामेंटल में पढ़ा था, उसके बाद भी पढ़ा था कि पार्टनर्स अपनी फर्म को लोन ग्रांट करते हैं, तो फर्म एक्सटर्नल डेब्ट्स को पे करने के बाद पार्टनर्स ने जो फर्म को लोन दिए थे उनको रीपे करेगी, सेकंड नंबर पे। और अब थर्ड नंबर पे जब एक्सटर्नल डेब्ट और इंटरनल लायबिलिटी सेटल हो जाएंगी, देन उसके बाद द बैलेंस ऑफ partners capital accounts will be returned। अब जितना जितना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का आंसर आ रहा होगा, जैसे हम अभी तक एडमिशन रिटायरमेंट में कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए टू बैलेंस कैरी डाउन एडजस्टेड कैपिटल लिखते थे, तो पार्टनर्स की जितनी भी एडजस्टेड कैपिटल्स के बैलेंस आ रहे होंगे वो हम पार्टनर्स के कैपिटल को के बैलेंसेस को पे ऑफ कर देंगे, ये कहते हुए कि अब तो फॉर्म बंद हो रही है, तो हम आपकी कैपिटल का अमाउंट जो है वो रीपे कर रहे हैं। हम कैपिटल का अमाउंट रीपे कर रहे हैं, तो वहां से कैपिटल का अमाउंट पार्टनर्स का रीपे कर देंगे। मींस हम पहले एक्सटर्नल डेब्ट्स को पे करेंगे, फिर पार्टनर्स के इंटरनल डेब्ट यानी पार्टनर के लोन को रीपे करेंगे, पार्टनर के लोन को रीपे करने के बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अमाउंट्स को पे कर दिया जाएगा। अभी भी अगर फर्म के पास फंड्स अभी भी बच गए सारा कुछ पे करने के बाद, देन if some amount remains, it will be divided among the partners in their profit sharing ratio। फिर जो भी अमाउंट हमारे पास बच जाएगा इन तीनों को सेटल करने के बाद वह अमाउंट पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से फंड्स जो एसेट को रियलाइज करके फर्म के पास आएंगे और पार्टनर्स की एस्टेट से जो अमाउंट कंट्रीब्यूट होंगे उनको इस मैनर में यूटिलाइज किया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48 फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रियलाइज फ्रॉम एसेट्स और हाउ द फंड्स अवेलेबल विद द फर्म बी यूटिलाइज्ड एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48। तो आपको ये तीन अमाउंट बताने होते हैं, तीन ऑर्डर में अमाउंट लिखने होते हैं और फोर्थ रिमेनिंग अमाउंट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। accounting treatment at the time of firm
फॉर्म्स डिसोल्यूशन। जब फॉर्म डिसॉल्व होगी तो फॉर्म की डिसोल्यूशन के अकाउंटिंग प्रोसीजर में हमें सबसे पहले एक अकाउंट प्रिपेयर करना होगा which is called as realization account, and then after realization account हमें नेक्स्ट प्रिपेयर करने होंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, और अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स हुई तो हमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, एंड एट द लास्ट हमें डिसोल्यूशन पर कैश या बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब फॉर्म बंद होगी तो आप एक रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, सेकंड आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और अगर कैपिटल फिक्स हुई तो करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और थर्ड नंबर पे आप कैश या बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हम लोग फॉर्म की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे पोस्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म होगा तो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का फीचर है कि हमने फॉर्म की एसेट्स को रियलाइज कर दिया और फॉर्म की लायबिलिटीज को पे कर दिया, पेड ऑफ कर दिया। तो जब एसेट रियलाइज हो जाएंगी और लायबिलिटीज पे ऑफ हो जाएंगी तो फॉर्म के एसेट और लायबिलिटीज अकाउंट्स तो डिसअपियर हो चुके होंगे, यानी वो अकाउंट ऑलरेडी आपने एसेट्स को बेच दिया है और लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया है, तो तुम्हें पोस्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैलेंस शीट नहीं बनानी होगी। मींस इस चैप्टर में बैलेंस शीट प्रिपरेशन नहीं होता है आफ्टर कैश या बैंक अकाउंट। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, कैपिटल फिक्स होने पर करंट अकाउंट भी बनाना है, और देन उसके बाद कैश और बैंक बनाकर आंसर वाइंड अप करना है। नो बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड पोस्ट डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को, कि जब फॉर्म बंद होती है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट।
before starting the realization account, कॉन्सेप्ट को सुनेंगे बहुत ध्यान से। जब फॉर्म का डिसोल्यूशन होगा तो हमने एक फीचर पढ़ा था कि जितने भी हमने फॉर्म का एक फीचर पढ़ा डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का कि जब फॉर्म बंद होती है तो फॉर्म की अकाउंटिंग बुक्स को क्लोज कर दिया जाता है। तो फॉर्म की अकाउंटिंग बुक क्लोज करने का मतलब ये था कि जब आप अपनी फॉर्म को बंद करेंगे तो आपके लेजर में जितने भी अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स को हमें क्लोज करना होगा, बिकॉज अगर हम अपनी फॉर्म को बंद करेंगे तो नाउ द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द फॉर्म विल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड एज ओपनिंग बैलेंसेस फॉर द नेक्स्ट ईयर। हमें अपनी लेजर के अकाउंट्स को क्लोज करना होगा, means they will not be carried forward to the next accounting year as the firm is dissolved। तो अब हम अपने लेजर में खुले हुए अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। अब अकाउंट्स बेसिकली हमें दो क्लोज करने होंगे अभी के कॉन्सेप्ट के रिलेशन में। जितने भी हमारे एसेट्स अकाउंट हैं लेजर के अंदर खुले हैं उन सभी एसेट्स अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, और फॉर्म के पास जितने भी लायबिलिटीज अकाउंट हैं उन लायबिलिटीज अकाउंट को भी हम क्लोज करेंगे। पर अभी हम यहाँ पर जब लायबिलिटीज अकाउंट की बात करेंगे तो लायबिलिटीज अकाउंट का मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल या आउटसाइड लायबिलिटीज से है। अब यहाँ पर हम अपने एसेट्स अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे उसको आप समझें। अब एसेट अकाउंट कोई भी हो, चाहे वो मशीन अकाउंट है, चाहे वो बिल्डिंग अकाउंट है, चाहे वो आपके डेटर्स के अकाउंट हैं, चाहे वो आपका स्टॉक अकाउंट है, जो भी एसेट से रिलेटेड अकाउंट है उन सभी एसेट अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देंगे। उसका रीजन ये है कि जब फॉर्म बंद हो रही है तो अब हम किसी भी एसेट अकाउंट के लेजर में कोई फर्दर अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें अपने लेजर में जाकर एसेट अकाउंट को क्लोज करना होगा। टेक एनी अकाउंट एज एसेट अकाउंट। सपोज आपका मशीन अकाउंट आपके लेजर में ओपन है और मशीन अकाउंट का बैलेंस लेजर में 2 लाख अपीयर हो रहा है। अब हमारी फॉर्म जब बंद होगी तो एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, क्योंकि मैंने इन सभी एसेट्स को रियलाइज करना है, बेचना है, तो इन सभी एसेट अकाउंट के बैलेंसेस को मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का मतलब ये है कि मैं इस लेजर के बैलेंस को जब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा तो ये लेजर अकाउंट क्लोज्ड माना जाएगा बाय ट्रांसफरिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये 2 लाख रुपए में बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिख करके इस एसेट अकाउंट का बैलेंस रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक इसी तरीके से अगर ये नेक्स्ट एसेट अकाउंट आपके लेजर में बिल्डिंग का खुला है और बिल्डिंग का जो ओपनिंग बैलेंस है वो भी मैं रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दूंगा, मेरे पास डेटर का बैलेंस है वो भी मैं रियलाइजेशन में डाल दूंगा, यानी सारे एसेट्स के लेजर बैलेंसेस को मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा ताकि मेरे ये सारे के सारे एसेट अकाउंट क्लोज हो जाएं और अब इसमें कोई फर्दर अकाउंटिंग ना हो सके। तो बाय ट्रांसफरिंग ऑल द अकाउंट्स of assets will be transferred to
realization account, and now these all asset account will stand closed. अब ये asset account जो होंगे वो, अब हम ठीक इसी तरीके से जब एसेट्स को रिलेशन में ट्रांसफर कर देंगे तो एसेट में ट्रांसफर करने की जो जर्नल एंट्री बनेगी, एसेट्स को ट्रांसफर करने की जो जर्नल एंट्री बनेगी, दैट जर्नल एंट्री विल बिकम एज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। मींस मैं एंट्री में सभी एसेट्स को एक नाम दूंगा, दैट इज योर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। अब ठीक इसी तरीके से मैं जितनी भी लायबिलिटीज के लेजर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, अब लायबिलिटीज चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो बैंक लोन है, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, एक्सेट्रा, जितनी भी मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होंगी, इसके अलावा एक दो कुछ जितने भी आपके एक्सटर्नल लायबिलिटीज के बैलेंसेस हैं, इन सभी एक्सटर्नल लायबिलिटीज के बैलेंसेस को मैं क्लोज कर दूंगा बाय डेबिटिंग लायबिलिटीज अकाउंट विद रियलाइजेशन अकाउंट। यानी मैं हर एक लायबिलिटी अकाउंट की डेबिट साइड में जाकर के टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरी जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो यहां से ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड मानी जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो on the same way or in the similar manner as we have transferred all assets to realization account, we have transferred all liabilities account to realization account। अब जब realization में liabilities जाएंगी तो एंट्री हो जाएगी liabilities, sundry liabilities account debit, sundry liabilities account debit टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखें, सारी एसेट रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में चली जाएंगी और सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में चली जाएंगी और इस तरह से लायबिलिटीज अकाउंट भी क्लोज हो जाएंगे। तो सबसे पहले जब हम अपने फॉर्म को डिसॉल्व करते हैं तो सभी एसेट और लायबिलिटीज के अकाउंट को क्लोजर देते हुए उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं इस अकाउंट में। डेबिट साइड में हम सारी एसेट्स पोस्ट कर देंगे और क्रेडिट साइड में सारी लायबिलिटीज पोस्ट कर देंगे। अब अकाउंट भी क्लोज हो गए मेरे एसेट लायबिलिटी के यहां ला करके, और मेरा सेकंड जो स्टेप है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का, एसेट को रियलाइज करना और लायबिलिटीज को पे करना। नाउ द रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज will be accounted through the realization account। अब मैं रियलाइजेशन अकाउंट से अपनी एसेट और लायबिलिटीज को, एसेट को रियलाइज कर पाऊंगा और लायबिलिटीज को पे कर पाऊंगा। और रियलाइजेशन ऑफ एसेट और सेटलमेंट ऑफ डेट्स के बाद जो भी रिजल्टेंट आंसर मेरे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में आएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, और क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आएगा वो मेरा रियलाइजेशन की प्रोसेस से होने वाला लॉस होगा।